गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर कर चुका था। जब लू फैंग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर करता है तो उसे एक बच्चा देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि वो जो बच्चा था वो एशियन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज बोल रहा था, बाकी सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसकी लैंग्वेज समझने के लिए। लेकिन जो लू फैंग होता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डोंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस होता है, इसलिए उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती। वही दूसरी साइड हम लोग को रैम्पेज डेविल गॉड देखने के लिए मिल सकता था, जिसको अंदर आते ही एक ट्रू गॉड मिल चुका था, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर, जिसके साथ वो फाइट के अंदर लग चुका था। लेकिन इस फाइट के अंदर जो रैम्पेज डेविल गॉड था वो फाइट करते वक्त ये जो पर्सन था, मतलब वो जो ट्रू गॉड था, उससे उसकी जो लैंग्वेज थी वो सीखने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि जब उसको गुस्सा आ रहा था तो वो गुस्से में बोल रहा था कि तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसी हुई, ये मेरा एरिया है। और ऐसी कुछ जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि पर्सन कोई भी ऐसी कॉमन सिचुएशन के अंदर बोलता है, इन्हीं सारे कॉमन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन निकालते हुए जो रैम्पेज डेविल गॉड थी वो इनकी लैंग्वेज सीखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। स्टार्टिंग में तो रैम्पेज डेविल गॉड इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन बाद में रैम्पेज डेविल गॉड जितना ज़्यादा टाइम तक हो सके उतने ज़्यादा टाइम तक इसको प्रोवोक कर रहा था, ताकि इसे फाइट करते करते इनकी लैंग्वेज वो सीख सके। वही दूसरी तरफ जो लू फैंग था वो ऑलरेडी उस ट्राइब के अंदर पहुंच चुका था। जब लू फैंग उस वाइडनेस ट्राइब के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ा इंसान तो उसको कॉन्ग्रेच करने के लिए या फिर उसको वेलकम करने के लिए नहीं आता, लेकिन वहाँ की गांव के जितने भी लोग होते हैं, फिर छोटे मोटे जितनी भी फैमिलीज़ होती है, काफ़ी सारी फैमिलीज मिलके लू फैंग का एक काफ़ी अच्छा खासा वेलकम करती है। वही यहाँ पे आते ही इवन थॉट काफ़ी सारे जो लोग थे उन्होंने लू फेंग को फाइट के लिए भी चैलेंज कर दिया था। इस चीज़ से लू फेंग पहचान चुका था कि यहाँ के जो लोग हैं वो लड़ने के लिए हमेशा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। वही वापस से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को रैम्पेज डेविल गॉड देखने के लिए मिलता है। रैम्पेज डेविल गॉड उस पर्सन से फाइट कर ही रहा था, मतलब उस ट्रू गॉड से वो फाइट कर ही रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे से 12 और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर आ जाते हैं। और ये सारे के सारे जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर थे, ये सारे के सारे मूरोंग के दोस्त थे। मूरोंग, आप कहीं आप बोलोगे ये कौन है, कहीं मूरोंग वही इंसान है जिससे जो रैम्पेज डेविल गॉड था वो फाइट कर रहा था। जब भी रैम्पेज डेविल गॉड इन 12 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। तभी जो मूरोंग होता है वो गुस्से में रैम्पेज डेविल गॉड की तरफ दिखते हुए कहता है कि रैम्पेज डेविल गॉड को पकड़ लो, इसके पास काफ़ी अच्छा खासा आर्मर है, उसे कैप्चर कर लो। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है। ड्राई विल्डरनेस टाइप के अंदर जो लू फैंग था वो फिलहाल एक पर्सन के साथ फाइट कर रहा था। ये बस एक प्रैक्टिस मैच या फिर एक फ्रेंडली मैच आप समझ सकते हो। लू फैंग घुमा के एक धड़ के लात मारता है सामने वाले कंपटीटर के छाती के ऊपर, और वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गोल घूमते हुए एक पत्थर से आके टकरा जाता है। तभी एकदम से वो उठता है और कहता है, मिल्की वे, तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। मैंने तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी आउटसाइडर नहीं देखा जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो। और काफ़ी सारे हंड्रेड ऑफ चिल्ड्रन जो थे वो इस फाइट को देख रहे थे दूर से। वो लोग लू फैंग को भी चेयर कर रहे थे और साथ ही साथ अपने ड्राइवर्स टाइप के उन लोगों को भी चेयर कर रहे थे जो जो लू फैंग के साथ फाइट कर रहे थे। जो लू फैंग था उसे ऑलरेडी डायबरनेस ट्राइब के अंदर आए हुए 3 दिन हो चुके थे, और इन 3 दिनों के अंदर जो लू फैंग था वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो एक कॉमन ट्रैवलर है और उसे फाइट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से वो वर्ल्ड ऑफ जिन के ये जो छोटी सी डायबरनेस ट्राइब के लोग हैं इनके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से रह पा रहा था, और साथ ही साथ इनके साथ फाइट करते हुए और ये सब करके साथ साथ उसको यहाँ के लोगों के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी और बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। लू फेंग जानता था कि अगर वो इतनी छोटी सी घाव से स्टार्ट करेगा तो उसे शायद से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन था ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये लगभग लगभग ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर के डायमीटर के अंदर फैला हुआ था। इवन थॉट वो जो 2 होली लैंड्स है उनसे भी लाख गुना ज़्यादा बड़ा। गाइस, वो जो बच्चा था उस बच्चे का नाम था जैनमो, जो कि लू फेंग को यहाँ पे लेके आया था। उस छोटे से बच्चे से लू फेंग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जितने भी लोग पैदा होते हैं वो पैदा होते ही अनडाइंग लेवल के ऊपर होता है, और जैसे ही वो थोड़े बहुत मैच्योर होते हैं और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने के बाद वो फाइनली थोड़े बहुत लॉस को प्रैक्टिस करने के साथ नाइट लेवल के ऊपर आ जाता है। और नाइट लेवल के बाद आगे के लेवल्स के ऊपर शिफ्ट करना हल्का सा उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आप यहाँ पर एक रेशियो समझ सकते हो, मतलब अगर यहाँ पे 100 यूनिवर्स नाइट है तो उनके अंदर से एक ही पर्सन है वो लॉ मास्टर बनता है। लॉ मास्टर का मतलब है यूनिवर्स मास्टर। और इसी के साथ साथ लू फेंग को ये भी पता चलता है कि ये जो ड्राई वेडरनेस ट्राइब है इसका एक लीडर है, और वो जो लीडर है उसका नाम ड्राई वेडरनेस है और उसी के नाम से इस ट्राइब का नाम रखा गया है। और साथ ही साथ वो जो लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो ट्रू गॉड के लेवल को ऑलरेडी सप्रेस कर चुका है, मतलब वो इनका केस ट्रांसजेंड कर चुका है।
और यहाँ पे ऑलरेडी एक छोटे से गांव के अंदर का जो लीडर था वो ऑलरेडी ट्रू गॉड से ज़्यादा पावरफुल पर्सन था, मतलब वो ऑलरेडी ट्रू गॉड के ऊपर वाले लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद और देखने के बाद जो लू फेंग था उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी, क्योंकि जो ड्राई वर्डन्स टाइप था ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा गाँव था और वो सोच रहा था कि ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इतने बड़े वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर पता नहीं कितने सारे ट्रू गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल लोग होंगे, इवन उसके ऊपर भी और पता नहीं कितने ज़्यादा रैंक्स होंगे। मतलब यहाँ पे ट्रू गॉड्स और ट्रायंग इनकार्नेशन वाले लोग काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखे जाने वाले लोग थे। और जहाँ से लू फेंग आया था वहाँ पे तो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ही शायद से सबसे बड़ी रैंक कहा जाती थी। वही सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है। लू फेंग इस वक्त अपने एक छोटे से दोस्त के साथ बात कर रहा होता है जिसका नाम नॉर्थन विंड होता है। ये जो नॉर्थन विंड होता है ये भी एक ट्रू गॉड होता है, वो लू फेंग से बात करता है। वैसे तो लू फेंग ऑलरेडी इसे फाइट के अंदर हरा चुका था और इसीलिए यहाँ के गाँव के लोग लू फेंग को इतना ज़्यादा इज्जत देते थे, क्योंकि जो नॉर्थन विंड था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता था और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड वॉरियर था इनके ट्राइब का। नॉर्थन विंड लू फेंग को कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लू फेंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ और टाइम नहीं बिताना चाहोगे। तभी नॉर्थन विंड कहता है नहीं वैसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे इस बार मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए जाना है। जब लू फेंग मिलिट्री का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक होता है। वो कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से इसी तरीके से वेला घूम रहा हूँ, अगर मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग होना है तो मुझे मिलिट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा। और मिलिट्री के अंदर वो जो मेरी किंग के मिलिट्री है वहाँ पे और भी काउंटलेस ग्रेट बींग्स है वर्ल्ड ऑफ जिन के जो वहाँ पे गैदर होता है और वहाँ पे और भी काफ़ी सारे पावरफुल वॉरियर्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी टाइम रहने के बाद लू फेंग को एक चीज़ तो पता चल गई थी कि यहाँ के भी लोग इस वर्ल्ड ऑफ जिन को वर्ल्ड ऑफ जिन ही कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन लू फेंग को पता चली थी कि ये जो पूरा का पूरा एंटायर वर्ल्ड है इसका एक कॉमन मास्टर है जिसका नाम मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है, जिसको ये लोग भगवान मानते थे। लू फेंग को पता चलता है कि ये जो मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और बस जो सुप्रीम बींग्स होते हैं वही इसके द्वारा समन किए जाते हैं। और वो जो सुप्रीम बींग्स होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और हर कोई पर्सन मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के लिए सर्व करना चाहता है, लेकिन हर किसी को ये खुशनसीबी का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे बस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग जो लोग होते हैं वही लोग मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को सर्व कर पाता है और बाकी लोग बस छोटी मोटी मिलिट्री आर्मी के अंदर जाके छोटे मोटे सोल्जर्स बन जाते हैं। जब लू फेंग को पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एंटायर वर्ल्ड ऑफ जिन बस एक ही सुप्रीम पर्सन कंट्रोल कर रहा है तो लू फेंग को थोड़ा सा अजीब फील होता है, क्योंकि जब लू फेंग ने डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा था तो उसे पता चला था कि जो एशियंट सिविलाइजेशन है उसके अंदर वू नाम की भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन थी। और यहाँ पे लू फेंग ने बस जिन नाम की पावरफुल सिविलाइजेशन का नाम सुना था। यहाँ के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते थे या फिर जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी उन लोगों को यहाँ के लोग जिन नाम से रिप्रेजेंट करते थे या फिर उसके नाम के आगे जिन लगा दिया करते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो लू फेंग होता है वो अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाने के बाद सोचता है मे भी हो सकता है कि ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये अलग हो और ये जो वर्ल्ड ऑफ वू है वो अलग होगा। ये जो वू पावर है वो अलग मतलब अलग सेंचुरी में होगी और ये जो जिन पावर है ये अलग सेंचुरी में होगी, दोनों की टाइमलाइन के अंदर कुछ डिफरेंस होगा। और साथ ही साथ लू फेंग को ये भी लग रहा था कि ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर का ये जो राजा है जो भी मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ये ऑलरेडी मारा जा चुका है और वो जो बाहर ह्यूमन फिगर आया हुआ है यूनिवर्स ओशन के अंदर, मतलब वो जो बड़ी सी मूर्ति है वो मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की ही होगी। और आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो गोल्डी बॉडी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो जब यूनिवर्स बोर्ड से टकराती है तो उसने इवन यूनिवर्स बोर्ड को भी दूर फेंक दिया था और इसके अंदर से निकलने वाली जो शॉक वेव थी वो इवन एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती थी। लेकिन इवन थॉट ये जो एशियन सिविलाइजेशन थी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उसके बाद भी इनका जो अंत था वो इतना अच्छा नहीं हुआ था कि जो वर्ल्ड ऑफ जिन वाले लोग हैं ये में भी शायद से लकी होंगे जो कि आज तक अभी भी अलाइव है, न तो इनका जिंदा बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी अगर ये लोग वर्ल्ड ऑफ जिन से निकलने की कोशिश करते हैं तो ये तुरंत मर जाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो एक बार यूनिवर्स मास्टर बनने के बाद आराम से अपनी मिलिट्री ज्वाइन कर लिया करते थे। मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते थे और जो लोग मिलिट्री ज्वाइन नहीं किया करते थे और काफ़ी ज़्यादा आलसी लोग रहते थे उनको ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन के लोग हैं वो मिलके हंट कर देते थे, मतलब मार देते थे। और वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर फिलहाल तक लू फेंग को पता चला था कि ये जो मिलिट्री है सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है और ये जो सो कॉल्ड सुप्रीम ट्रू ट्रेजर होता है ये वहाँ पे एकदम टट्टी माने जाते हैं। मतलब वहाँ के जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वही लोग सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स के आर्मर पहनते हैं। मतलब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे सुप्रीम ट्रू ट्रेजर।
और खास करके एक और चीज़ गाइस इस मिलिट्री की ऐसी थी कि जो मिलिट्री थी काफ़ी ज़्यादा रूथलेस थी, ये अपने अंदर बस स्ट्रॉन्ग पीपल्स को रखती थी। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर जहाँ पे 100 लोग भर्ती होने के लिए आते हैं, उसमें से बस 5 जो लोग हैं वो मिलिट्री के अंदर भर्ती हो पाते हैं और बाकी के जो 95 पीपल्स हैं वो वहाँ पे मारे जाते हैं। लू फेंग को पता चलता है कि जितने भी 99% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रेड बींग्स है, जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सारे मिलिट्री के अंदर ही है और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और कोर के अंदर बिलोंग करते हैं उन्हीं लोगों से इस जगह के सबसे ज़्यादा जो कोर सीक्रेट्स है वो सारे शेयर किए जाते थे। इसलिए लू फेंग भी सोच लेता है कि वो भी मिलिट्री को ज्वाइन करेगा और वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोस्ट हासिल करेगा। और उसे ये भी लगता था कि डुआंगडोंग रिवर के कारण उसे एक आराम से एक प्लेस मिल जाएगी मिलिट्री के अंदर। इसी के साथ लू फेंग नॉर्थन विंड की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मिलिट्री के अंदर जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ मिलिट्री ज्वाइन करना पसंद करूंगा। इसी के बाद नॉर्थन विंड और लू फेंग ये दोनों के दोनों मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं चीन शिफ्ट होता है हम लोगों को वर्चुअल यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है। वर्चुअल यूनिवर्स थंडरलैंड के ऊपर हम लोगों को लू फेंग और साथ ही साथ यहाँ पे डार्कनेस मास्टर और पर्पल चॉ सिटी लीडर भी देखने के लिए मिल सकते थे और भी काफ़ी सारे लोग जो कि होंग अलायंस और ह्यूमन रेस से थे। इन लोगों को जो लू फेंग था वो फिलहाल ज़्यादातर वहाँ की ज्ञान दे रहा था और जानकारी दे रहा था जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर उसने हासिल की थी। प्राइमल चॉ सिटी लीडर उन सब लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ जिन अभी सब लोगों के लिए खुल चुका है और होंग अलायंस और बाकी ग्रेट बिंग्स के अलावा और भी काफ़ी सारे टॉप टायर पावर्स है पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन से जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर किया है। प्राइमल चॉ सिटी लीडर उन लोगों को बताता है कि ये जो जगह है वर्ल्ड ऑफ जिन ये एशियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जगह है। लेकिन ये कितनी भी ज़्यादा पावरफुल जगह क्यों ना हो जाए, उसके अंदर के जितने भी लिविंग्स बीइंग है वो कभी भी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम उनसे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब उनसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं मान सकते लेकिन वो उनका पास था और प्रेजेंट के टाइम में जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वही ओरिजिनल यूनिवर्स है। एक तरीके से ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आज भी प्रोटोगनिस्ट है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्राइमल चॉ सिटी लीडर कहते हैं वर्ल्ड ऑफ जिन वाले चाहे कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, एट द एंड वो एक बहुत बड़े से पिंजरे के अंदर बंद है, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले वो उसके बाहर कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूँ ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन है। यहाँ पे एक मिलिट्री भी है और इसकी जो मिलिट्री है उसको इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वहाँ के जो ऑर्डिनरी से सोल्जर्स होते हैं उनके पास ही जो यूनिवर्स सुप्रीम ट्रेजर्स होते हैं वो उनके जस्ट नॉर्मल ट्रेजर्स होते हैं। जो सुप्रीम ट्रू ट्रेजर आर्मर है वो बस उनके लिए उनका एक नॉर्मल आउटफिट जैसा है। मतलब इस चीज़ से आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे कितने सारे सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स है। इवन थॉट वहाँ पे सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से भी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मिल सकते हैं। जहाँ तक कि हम लोगों को पता चला है कि वहाँ पे ट्रू गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है। मतलब वो लोग जो कि ऑलरेडी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के ऊपर जा चुके हैं। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाते हैं और बहुत चक्के से रह जाते हैं। इसी के बाद प्राइमल चॉ सिटी लीडर कहता है कि वहाँ पे अंदर चाहे कितने भी फ़ायदे क्यों ना हो लेकिन वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा डेंजर्स है। मैं तुम्हें बता दूँ कि जितने भी पावर्स है पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन से उन्होंने 200 से भी ज़्यादा ग्रेट बींग्स अंदर भेजे थे और मैं बता दूँ अभी तक बस जो 80 लोग हैं वही लोग बाहर आ पाए। उसके अलावा जो 120 लोग हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और जो 80 लोग हैं वो भी अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए। तो उनमें से पता नहीं और कितने लोग बाहर आ पाएंगे। जब लू फेंग इस इन्फॉर्मेशन को सुनता है तो इवन वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि इस चीज़ के बारे में प्राइमल चॉ सिटी लीडर ने भी उसके साथ शेयर नहीं किया था। प्राइमल चॉ सिटी लीडर कहता है कि जो वर्ल्ड ऑफ जिन की आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल आर्मी है। अगर तुम मिलिट्री के अंदर वहाँ पे भर्ती हो जाते हो तो मे भी हो सकता है कि तुम्हें ट्रू गॉड से आगे जाने के भी सीक्रेट्स पता चल जाए और हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स और काफ़ी सारे सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स भी मिले। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ उसके आर्मी के अंदर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहाँ पे जाने वाले लगभग 100 में से 95% जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। आसपास एकदम से सन्नाटा छा जाता है। नीचे जितने भी लोग इन सारी चीज़ों को सुन रहे थे उनकी फटी की फटी रह जाती है, उनकी आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। गाइस मतलब आप ही लोग सोचो 100 में से जब 5 ही लोग सिलेक्ट होने हैं तो मतलब जो 95 लोग जा रहे हैं वो तो ठीक ठीक अपना सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं। मतलब इसका जो सिलेक्शन रेशियो है वो कितना ही ज़्यादा कम है। ये तो आज की IIT JEE नीट से भी ज़्यादा मुश्किल है। सिटी लीडर कहते हैं क्योंकि जो हमारी ह्यूमन रेस है उनके पास ऑलरेडी एशियन सिविलाइजेशन का इनहेरिटेंस है तो अभी इस वक्त हम लोग को इस डेंजर के अंदर नहीं जाना चाहिए। वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर अभी काफ़ी सारे पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन से काफ़ी सारे लोग अंदर जा रहे हैं, उन लोगों को जाने दो जब तक अंदर का माहौल पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो जाता और काफ़ी सारी और अच्छी खासी हम लोगों को जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। वैसे भी ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये कुछ कुछ टाइम
टाइमों के अंदर खुलता रहेगा। और जब हमारे पास इनफ एनर्जी और हम पूरी तरीके से वर्ल्ड ऑफ जिन को ग्रेजुअली सरफेस के अंदर जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके उन लोगों को अंदर भेजना स्टार्ट करेंगे जिन लोगों के पास मल्टीपल बॉडीज है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्स मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन भी हो चुके थे, क्योंकि अभी उन लोगों को मरने के लिए नहीं जाना था। उनके मरने के लिए अभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ था। वही इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वापस से लू फैंग देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड ऑफ जायंट के अंदर। इस वक्त लू फैंग गाँव के बाकी के लोगों के साथ और अपने दोस्त नॉर्थन ट्राइब के साथ बैठते हुए एक शिप के अंदर बैठते हुए एक दूसरी जगह के ऊपर जा रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फसल मच चुकी थी और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो कि लॉ मास्टर थे। जो बेसिक नीड थी लॉ मास्टर, वो लॉ मास्टर की थी अगर आप मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे लॉ मास्टर्स थे, तो उनके जो पेरेंट्स थे वो सब एक दूसरे को कह रहे होते हैं, अगर तू मिलिट्री के अंदर जाके ट्रू गॉड नहीं बन पाया तो मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें जायदाद और घर से बेदखल कर देंगे करके। इस दुनिया के अंदर ऐसी दुनिया थी कि जहाँ पे बस पावर को ही महत्व दिया जाता था, बाकी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। बस सब लोग पावर की रिस्पेक्ट करते थे, पावर का आदर संस्कार करते थे। कुछ ही टाइम के बाद एक बहुत बड़ी सी डार्क रेड कलर की ह्यूज शिप हम लोग को देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर लू फैंग और काफ़ी सारे लोग बैठते हुए एक दूसरी वाली जगह के ऊपर जा रहे थे। वही आप लोगों को अंकल नॉर्थन रॉक देखने के लिए मिलता है। ये जो अंकल नॉर्थन रॉक थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन थे। जो नॉर्थन अंकल थे वो नॉर्थन विंड की तरफ देखते हुए कहते हैं कि पूरे के पूरे नॉर्थन फैमिली के अंदर से नॉर्थन नाम बस तुम्हारे ऊपर जुड़ा हुआ और तुम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। मैं होप करता हूँ कि तुम हमारी फैमिली का नाम मिट्टी के अंदर नहीं मिलाने वाले। इसी के साथ जो नॉर्थन अंकल होता है वो जो नॉर्थन विंड होता है उसकी पीठ के ऊपर टैप करता है, और लिटरली ये बंदा इतने ज़ोर से टैप करता है ना कि जो नॉर्थन विंड होता है उसकी पूरी बॉडी एकदम झंझा सा उठती है और उसके बैक की एक छोटी सी हड्डी भी क्रैक हो जाती है। जब ब्लू फैंग इस तरीके की टैपिंग को दिखता है तो इवन वो शॉक हो जाता है, वो सोचता है ये क्या बकचोदी है। मतलब आप समझ सकते हो, एक कैजुअल सा टैप उसकी पीठ के ऊपर लिटरली उस बंदे को पूरा तरीके से हिला दिया। लो फैंग सोचता है कि इस तरीके का टैप अगर उसके ऊपर होता तो मे बी उसको डॉज करने के लिए सही टाइम भी नहीं मिलता। ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रू गॉड है। और लू फैंग ने इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लिया था कि जो सामने वाला बंदा है ये ऑलरेडी टॉप टायर 9th टायर लेवल की पावर को जनरेट कर सकता है। इसी के साथ हम लोगों को ये शिप देखने के लिए मिलती है जो बैटल शिप थी। इसके अंदर लगभग 800 से ज़्यादा लोफ्टी बॉडीज थी और हर एक जो बंदा था उसकी बॉडी की जो साइज़ थी वो लगभग 10,000 किलोमीटर की थी। और रही बात इस शिप की साइज़ की तो वो ऑलरेडी लाख 1.5 लाख 4-5 मिलियन किलोमीटर की तो होगी ही होगी। ये जो नॉर्थन अंकल थे, नॉट अ ट्रू गॉड, वो एकदम सामने आते हैं और खड़े होते हुए अपनी एक बुलंद आवाज़ के साथ कहते हैं, इस बार हमारी ट्राइब के अलावा एक और ब्रेव सोल है जो कि इस एडवेंचर को ज्वाइन करने जा रहा है। इसका नाम मिल्की वे हॉर्डी लीडर है। मैं तुम सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ, तुम 800 लोगों को, अगर तुम में से कोई भी मिल्की वे हॉर्डी लीडर के कंपैरिजन के अंदर आ पाया तो मैं ये जो शिप है, ये बैटल शिप, उसे गिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे लोग लू फैंग की तरफ एकदम से देखने लग जाते हैं और वो सब लोग लू फैंग को अपना कम्पिटिटर बना लेते हैं। वही दूसरी तरफ जो लू फैंग था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे आने से जब लू फैंग ने कुछ ही लोगों के साथ फाइट की थी और इससे वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये जो 800 वॉरियर्स है वो सब उससे कमज़ोर ही होंगे। तभी वो जो नॉर्थन विंड होता है जो कि लू फैंग का फ्रेंड होता है, वो बाकी लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सब लोग क्या मेरे दोस्त की तरफ देख रहे हो, ये जो लू फैंग है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मिल्की वे इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इवन मैं भी उसे नहीं हरा सकता। तो तुम सब लोगों की तो बात भूल ही जाओ। जब सब लोग ये चीज़ सुनते हैं तो उनकी और भी ज़्यादा फट जाती है। वो सब लोग सुनते हैं कि इवन नॉर्थन विंड सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन उनके ट्राइब का, वो भी लू फैंग के मैच का नहीं है, तो मतलब ये लू फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल होगा करके। तभी वो जो नॉर्थन रॉक ट्रू गॉड होता है जो सबके सामने और सबके बीचों बीच खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं तुम सब लोगों को ये चीज़ बताने से शर्म नहीं करूँगा कि जब मैं छोटा था, मतलब मैं जब लॉ मास्टर था और जब मैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए गया था अपने 800 लोगों के बैच के साथ, तो मैं तुम्हें बता दूं हम 800 में से बस 21 लोग थे जो कि एट द एंड वहाँ पे जिंदा बच पाए थे। जो 21 लोग थे, 21 में से बस 3 लोग थे जो कि ट्रू गॉड बन पाए थे। तो मैं होप करता हूँ कि इस बार की ये जो बैच है ये मेरी वाली बैच के कंपैरिजन के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल हो। जब सब लोग इस बात को सुनते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इनफैक्ट सभी लोगों को पता था कि मिलिट्री ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है। मतलब मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए जो भी पर्सन जाता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात तो होती है, लेकिन मिलिट्री को ज्वाइन करना मतलब अपने आप को एक एटॉमिक बॉम्ब वाले कंट्री के अंदर फेंकना जहाँ पे हर पल एटॉमिक बॉम्ब गिरते रहते हैं और वहाँ पे जिंदा रहने की कितनी चांसेस है, इस चीज़ को आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। नॉट अ ट्रू अंकल कहता है कि ना कि तुम सब लोगों को ट्रू गॉड बनना है, बल्कि हम लोगों को ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस के लेवल को भी अचीव करना है।
तभी जब लू फैंग ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा शॉक नहीं होता। उसको पता होता है कि मे बी ये ट्रू गॉड के ऊपर वाले लेवल का नाम होगा। वही नीचे की तरफ जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस, ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस। आखिर सभी लोगों का सपना होता था ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस बनने का। के साथ वो जो शिप होती है अचानक से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ से बढ़ जाती है और वो आसमान के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाती है। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू वेंग और वो जो 800 वॉरियर्स थे, जब वो स्पेसशिप के अंदर बैठते हुए आगे बढ़ रहे थे, वही उन लोगों को रास्ते में 9 स्मोक मार्श लोग के बीस्ट भी देखने के लिए मिलता है। ये जो 9 स्मोक मार्श था ये भी आप एक ट्राइब मान सकते हो जिसके अंदर बस स्ट्रेंज बीस्ट थे। और आप भरोसा नहीं करोगे कि ये जो 9 स्मोक मार्श है इसके अंदर से कुल मिला के 10,000 ट्रू गॉड्स आए थे जो कि आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए आए थे। मतलब आप विल्डरनेस टाइप के अंदर देख सकते हो, विल्डरनेस टाइप के अंदर बस 800 लोग आए थे और उसके अंदर से भी काफ़ी सारे लोग बस लॉ मास्टर्स थे। और ये जो 9 स्मोक मार्च था इसके अंदर जितने भी श्रेष्ठ बीज थे वो आधे से ज़्यादा जो थे वो ऑलरेडी ट्रू गॉड लेवल के ऊपर पहुंच चुके थे, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के ऊपर। थॉट उनके अंदर से 3 ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जब लू फेंग उन लोगों को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो सोचता है कि ये वर्ल्ड ऑफ जिन सच्ची में कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ये सारे लोग कितने ज़्यादा कॉमन से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे पता नहीं जो टॉप पावर होगी वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। टाइम के बाद गाइस इन लोगों की जो स्पेसशिप होती है वो ईस्ट आर्मी कैंप पहुंच जाती है। गाइस ये जो ईस्ट आर्मी कैंप है ये एक आर्मी कैंप है और जैसे ईस्ट आर्मी कैंप है वैसे साउथ आर्मी कैंप, वेस्ट आर्मी कैंप और ऐसी चारों साइड के 4 अलग अलग आर्मी कैंप्स है। और ये सारे के सारे जो आर्मी कैंप्स है वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को रिप्रेजेंट करता है। सच्ची में कहा जाए तो ये पूरी की पूरी जो आर्मी है वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ये करता है। और गाइस जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है ये शायद से ऑलरेडी मर चुका है, ऐसा लू फेंग सोचता। और वो सोचता है कि जब ये बंदा ऑलरेडी मर चुका है तो ये जो पूरी की पूरी आर्मी ये काम किसके लिए कर रही है। मतलब आप देख सकते हो कि अंधी आर्मी जो कि वेट कर रही है कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग, जिनको ये लोग भगवान मानते थे, कि ये जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है इनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये अपनी आर्मी को बुलाएंगे। और इसलिए इनकी जो आर्मी है वो हज़ारों सालों से इसी तरीके से नए रिक्रूटमेंट्स को हायर करती जा रही है और पावरफुल बनती जा रही है और पावरफुल बनती जा रही है। लेकिन एट द एंड इनका कोई स्कोप ही नहीं है, इनका पावरफुल बनने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कभी भी इन लोगों को कोई भी वॉर फाइट करने के लिए मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग तो ऑलरेडी मर चुका है, ऐसे लू फेंग सोचता था। और अभी ये हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग मरा है या नहीं मरा ये तो आप लोगों को नोवेल के एंड के अंदर ही पता चलेगा। जब ये लोग ईस्ट एम्पर कैंप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीन्स देखने के लिए मिलती है जो कि 100 मिलियन किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। और जब लू फेंग भी उन मशीनों को और उन स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। तभी जो नॉर्थर्न ट्रू गॉड अंकल होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये सारी मशीन्स है। जब लू फेंग मशीन्स के बारे में सुनता है तो ज़्यादा शॉक नहीं होता। तभी वो अंकल कहता है कि जो मशीन्स है इनको चलाने के लिए काफ़ी सारे वॉरियर्स की ज़रूरत होती है और ये जो मशीन्स है ये आराम से ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस को आराम से मार सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें सुनने के बाद लू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इवन तो उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में डोंग डोंग रिवर की इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा था, लेकिन उसने बस इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज वो पहली बार इन सब लोग चीज़ों को देखने जा रहा था। तभी जो नॉर्थर्न रॉक ट्रू गॉड होता है वो एक मशीन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है वो जो ओल्ड शिप की मशीन है उसे जिन लुओ स्काई कहा जाता है। और जो जिन लुओ स्काई है इसको एटलीस्ट 1 बिलियन ट्रू गॉड्स की ज़रूरत होती है पूरी तरीके से फुली कंट्रोल करने के लिए। और ये लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रू गॉड्स को अपने अंदर होल्ड करके चल सकता है। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि ये एक ग्रुप ऑफ ट्रू गॉड्स को आराम से मार सकता है। ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस की बात कर रहा हूँ। आप एक टॉप टायर की मशीन समझ सकते हो एशियन सिविलाइजेशन के हिसाब से। वैसे तो लू फेंग को ये सारी मशीन्स देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन थॉट उसे ऐसा लगता है कि ये सारी जो मशीन्स है वो पूरी तरीके से वेस्ट होने वाली है। ऐसी बात थी ना एक्चुअली गाइस, लू फेंग इन सारी मशीन्स को कभी भी अपने साथ बाहर लेके जाने के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि ये जो मशीन्स है इसमें से जो सबसे ज़्यादा बेसिक टाइप की भी मशीन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए लगभग 100 से भी ज़्यादा ट्रू गॉड्स की ज़रूरत है। और ट्रू गॉड्स का मतलब होता है यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर। और आप जानते हो कि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर 100 क्या मतलब बड़े मुश्किल से 30 से 40 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स होंगे पूरी के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स की कैपेसिटी को मिला के। मतलब 100 ट्रू गॉड्स, मतलब ये तो औकात के बाहर है यूनिवर्स के लिए, ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए। तो ऐसे टाइप की जो मशीन्स है वो पूरी तरीके से यूजलेस है लू फेंग के लिए। और लू फेंग फिलहाल ये सोच रहा था कि अगर हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ऑलरेडी मर चुका है तो ये जो मशीन है ये पूरी तरीके से वेस्ट है, ये इसी तरीके से जंग खाते हुए पड़ी रहेगी। पता नहीं
कितनी और एरास के लिए ये इसी तरीके से पड़ी रहेगी, क्योंकि कभी भी इनका कोई यूज़ होगा ही नहीं। और गाइस मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर ये पूरी की पूरी आर्मी को हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग इस्तेमाल करता है, मतलब यूज़ करता है, और हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है इस पूरे के पूरे जिन वर्ल्ड का करता धरता है, तो ये लोग फाइट किससे करते हैं? इस सारी चीज़ें का जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों से सुनना चाहूँगा। कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग और लू फेंग का जो बैच होता है वो ईस्ट आर्मी के जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। हेडक्वार्टर के अंदर पहुँचते ही उनकी स्पेसशिप लैंड करती है और उसके अंदर से जल्दी से नॉर्थर्न ट्रू गॉड अंकल बाहर आते हैं और वो सब लोगों को बाहर निकालते हैं। ये जैसे ही सब लोग बाहर आते हैं, जैसे ही वो ऑल 800 वॉरियर्स ड्राई विल्डरनेस ट्राइब के बाकी आसपास के लोगों को देखते तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते, क्योंकि उनके सामने एक बहुत लंबी चौड़ी लाइन देखने के लिए मिल सकती थी। और जो लाइन थी इसके अंदर लगभग लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा लोग वेटिंग लिस्ट के अंदर थे। और जो नॉर्थर्न रॉक ट्रू गॉड थे वो इन सारे अपने 800 वॉरियर्स को देखते हुए कहता है कि जाओ जल्दी से भागो और उस लाइन के अंदर जाके खड़ी हो जाओ, वरना तुम्हारा नंबर नहीं लगने वाला। जब ये सब लोग उस 8 लाख वॉरियर्स की लाइन को देखते हैं तो सबके सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। नॉर्थर्न रॉक ट्रू गॉड अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा अपनी बारी आने के लिए, तब तक तुम सब लोग वहाँ पे वेट कर सकते हो। और वो जो इनिशियल स्क्रीनिंग किल्स का प्रोसीजर वगैरह जो कुछ भी चल रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज या फिर थोड़ी बहुत बाकी की चीज़ें हासिल कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये जो नॉर्थर्न ट्रू गॉड होता है वो कहता है कि मेरे को तुम सब लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मैं तुम लोगों के ऊपर आशा करके जा रहा हूँ कि तुम लोग कभी भी हमारे ड्राई विल्डरनेस ट्राइब का नाम नीचे झुकने नहीं दोगे। इसी के बाद जो नॉर्थर्न रॉक ट्रू गॉड होता है वो ऐसे चला जाता है, और जब वो लोग जा ही रहा था तभी उसको एक दूसरा आदमी देखने के लिए मिलता है जिसका नाम ज़ेंजू होता है। और ये जो ज़ेंजू है ये ज़ेंजू ट्राइब से बिलोंग करता था और ये ज़ेंजू ट्राइब का लीडर था। वो नॉर्थर्न रॉक ट्रू गॉड की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हारे भी महारथी आ गए, देखते कि तुम्हारे ये जो डाई विल्डरनेस ट्राइब के लोग हैं इनमें से कितने लोग आर्मी को ज्वाइन कर पाते हैं। इसी तरीके से गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबा सा टाइम बीतता रहता है। वैसे तो लू फेंग के लिए 1 1.5 महीने का टाइम कुछ भी नहीं था, और कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है उसकी बारी आ जाती है। अगली बारी के अंदर जिसकी बारी के अंदर लू फेंग गया था, एक टाइम के अंदर अंदर 3000 लोग जा रहे थे, और जब लू फेंग की बारी आई थी तो लू फेंग के साथ और 3000 लोग अंदर एंटर कर गए थे, और ये सब लोग अंदर एंटर हो चुके थे इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। मतलब गाइस इस आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए भी गाइस एक टेस्ट नहीं था, लगभग लगभग 2 से 3 टेस्ट से गुजर के होना पड़ता था। उसी के बाद ये लोग आर्मी के अंदर जा पाते थे, और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट्स होते थे उनको स्पेशल ट्रूप्स की कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता था, और जो नॉर्मल हुआ करते थे उनको नॉर्मल की कैटेगरी के अंदर, और जो थर्ड टायर के जितने भी लोग होते थे उनको तो उखाड़ के फेंक दिया जाता था, मतलब गाजर मूली के उधर काट के फेंक दिया जाता था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 में से बस 5 ही लोग होते हैं जो कि मिलिट्री के अंदर सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी के जो मतलब 95% लोग होते हैं वो सब लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। और जो 5 लोग सिलेक्ट होते हैं उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि एक आध बंदा स्पेशल आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो जाए। टाइम के बाद गाइस हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो 3000 वॉरियर्स अंदर आए थे, उन 3000 वॉरियर्स के ऊपर ही हम लोगों को एक दूसरा पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस था। उसके बड़े बड़े हॉर्न्स थे, ये यहाँ का इन्वेस्टिगेटर था। ये आसमान के अंदर आता है और फिर इन सब लोगों की तरफ देखता है, एकदम से उसके हाथों के अंदर से 2 कलर की लाइट निकलती है, एक येलो और दूसरी रेड। और जो येलो और रेड लाइट थी इसको कोई भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। ये जो येलो और रेड लाइट होती है वो यहाँ पे जितने भी 3000 लोग होते हैं उनको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देती है। आधी लाइट जो येलो इस लोगों के ऊपर गिरी थी वो एक साइड हो जाते हैं, और आधी लाइट जो रेड लोगों के ऊपर गिरे थे वो एक साइड हो जाता है। मतलब 1500 लोगों के 2 ग्रुप बन जाता है। जिसके बाद ये जो पर्सन होता है ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस, ये बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी तुम सब लोगों को आपस के अंदर फाइट करनी है, और तुम में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होंगे वही लोग एट एंड सर्वाइव कर पाएंगे इस टेस्ट को, और तुम लोगों को कब रुकना है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। जब लू फेंग इस चीज़ को सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जितने भी ड्राई विल्डरनेस ट्राइब के लोग थे लगभग लगभग 800 में से 700 लोग एक साइड के अंदर आ चुके थे, मतलब लू फेंग रेड वाले साइड के अंदर था तो लू फेंग के साइड बाकी के 700 लोग आ चुके थे, लेकिन अभी भी जो 100 लोग थे वो सामने वाले येलो साइड के अंदर चले गए थे। अभी लू फेंग को समझ आ रहा था कि ये जो नॉर्थर्न विंड है जो कि उसका दोस्त था वो उसको ऐसा क्यों बोल रहा था कि लू फेंग उसके साथ ही खड़े रहे ताकि ये दोनों के दोनों एक साथ एक ही टीम के अंदर जाए, वरना ऐसा हो सकता था कि इन लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता, और ये भी हो सकता था कि इन लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट भी करनी पड़ सकती थी। कुछ ही टाइम के बाद ये जो बंदा होता है ये ज़्यादा बकवास नहीं करता और कहता है कि तुम फाइट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ जैसे ही ये बोलता है चारों तरफ का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है।
जो नॉर्थन विंड होता है वो लू फेंग को कहता है कि तुम मेरे पास ही रहना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है करके। इसी के साथ जैसे यहाँ पे फाइट होती है चारों तरफ हम लोगों को ब्लड ही ब्लड देखने के लिए मिल सकता था। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स थे और काफ़ी सारे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स थे, लेकिन गाइस यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर का इतना ज़्यादा जल्दी मरना पॉसिबल नहीं है और एक अटैक के अंदर मरना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वैसे तो पॉसिबल है, यहाँ पे सारी चीज़ पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली इन लोगों को एक दूसरे को मारना एक अटैक के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर लू फेंग मारे तो बात अलग है। और इसी के साथ ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और कैसे आप लोग भरोसा नहीं करोगे, लगभग आधे घंटे के से भी कम टाइम के अंदर आधे से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे मर चुके थे। इसी तरीके से फाइट कंटिन्यू होती रहती है और जो लू फेंग होता है वो भी अपनी ब्लड ब्लेड को लेते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी जो पतली पतली अटैक्स थे, जो ब्लड ब्लेड्स के अंदर से पतली पतली लाइट की बीम निकल रही थी, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि सामने वाले आने वाले जितने भी वर्ड्स थे उन लोगों को छूते ही पूरी तरीके से इनहेलेटेड कर देती थी। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट था वो भी टॉप टायर लेवल 4 की पावर को जनरेट कर सकता था और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो टॉप टायर लेवल 7 की पावर को। और जहाँ तक कि अपने लू फेंग की बात है वो तो एक अलग ही क्रिएचर है। लू फेंग आराम से टॉप टायर लेवल 9 या फिर 10 तक की पावर को जनरेट कर सकता है और अगर वो अपनी रेज मोड के अंदर आ गया तो मे बी वो 11 टायर की या फिर 12 टायर की पावर को भी जनरेट कर सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो लू फेंग है इवन थॉट वो एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी नहीं है, वो तो बस एक लॉ मास्टर है, मतलब वो यूनिवर्स मास्टर है। जैसे यहाँ पे फाइट स्टार्ट हुई थी तब से जो लू फेंग था वो इन सब लोगों को डोमिनेट कर रहा था और वही दूसरी तरफ जो नॉर्थन विंड था वो भी अपनी पावर्स को दिखा रहा था। नॉर्थन विंड यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि वो सब लोगों को कह रहा था कि वो नॉर्थन विंड ट्राइब से आया है और उसके जो फादर है वो 9 ट्राइब ओशन के लीडर है और इसी के साथ वो कुछ अपने स्पेशल अटैक्स को भी दिखा रहा था। वही दूसरी तरफ अगर लू फेंग को देखा जाए तो लू फेंग बस बच्चों की तरह खिलौने की तरह इन लोगों के साथ खेल रहा था, वो इस वक्त अपनी पूरी पावर्स को नहीं दिखा रहा था। तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो नॉर्थन विंड होता है उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है और ये जो स्ट्रेंज बीस्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इवन नॉर्थन विंड को भी इसको संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती है। जब भी लू फेंग पीछे मुड़ता है और उस बीस्ट को देखता है, इसके बाद लू फेंग नॉर्थन विंड को कहता है कि तुम जाओ और बाकी लोगों से फाइट करो, इस बीस्ट को मैं देख लूँगा। इसी के साथ नॉर्थन विंड हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है क्योंकि वो जानता था कि लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हम लोगों को लू फेंग और उस बीस्ट के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली फाइट देखने के लिए मिलती है। ये जो बीस्ट था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और ये टॉप टायर लेवल 7 या फिर 8 तक की पावर को जनरेट कर सकता था। भले ही लू फेंग इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद भी जो लू फेंग था वो अपनी पूरी पावर्स को शो नहीं कर रहा था, क्योंकि लू फेंग को पता था कि अगर वैसे तो लू फेंग को पूरी पावर को शो करना था, क्योंकि पूरी पावर को शो करने के बाद और अच्छी खासा मतलब जब वो इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा दिखेगा तभी जाके वो स्पेशल ट्रूप्स के अंदर सेलेक्ट हो सकता था। लेकिन अभी लू फेंग को नहीं पता था कि ये जो मिलिट्री है, मिलिट्री के अंदर जो स्पेशल ट्रूप्स है उनके अंदर कितनी ज़्यादा पावर होती है। तो वो बस जितने यहाँ पे लोग थे उन लोगों से थोड़ी सी ज़्यादा पावर दिखा रहा था, उससे ज़्यादा पावर नहीं, क्योंकि अगर वो अपनी ज़्यादा ही पावर्स को दिखा देता तो ये यहाँ पे सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाता कि एक यूनिवर्स मास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, और वो भी विदाउट किसी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर के या फिर बाकी ट्रेजर्स के। लू फेंग अभी तक अपने बाकी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर वगैरह इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, और अगर ये सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को पता चल जाती या फिर यहाँ के जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पता चल जाती तो डेफिनेटली उसको लू फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक होता और वो लू फेंग के बैकग्राउंड के ऊपर शक करते। और अगर उन लोगों को पता चलता कि जो लू फेंग है वो आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करता है और वो एक आउटसाइडर है, तो डेफिनेटली में भी हो सकता था कि उसको मिलिट्री के द्वारा मार दिया जाता, क्योंकि जो लू फेंग था वो इस वक्त नॉर्थन विंड ट्राइब के साथ यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आया था। तो जो मिलिट्री है उसको लगता है कि जो लू फेंग वो भी नॉर्थन विंड ट्राइब से ही होगा। स्टार्टिंग में गाइस ये जो बीस्ट होता है इससे लू फेंग थोड़ा बहुत पिटने की एक्टिंग करता है या फिर इससे थोड़ा बहुत वीक बनने की कोशिश करता है। तभी वो जो बीस्ट होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम मेरे से बस 50% पावर के हो और तुम मेरे से अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। लू फेंग अपनी डुआमी को यूज़ करते हुए अपनी कुछ स्पेशल अटैक्स परफॉर्म करता है। भले ही इन स्पेशल अटैक के अंदर लू फेंग इतनी ज़्यादा पावर नहीं डालता, लेकिन जितनी पावर सामने की तरफ से आ रही थी उतनी पावर लू फेंग भी यूज़ कर रहा था। लू फेंग अभी इस पर्सन को हराना नहीं चाहता था, मतलब वो इस बीस्ट को मारना नहीं चाहता था या फिर इसको हराना नहीं चाहता था, क्योंकि डेफिनेटली उसको पता था कि अगर वो इस बीस्ट को हरा देता है, जो कि सामने वाला जो बीस्ट था वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था और जो लू फेंग होता वो बस एक यूनिवर्स मास्टर था, तो वो ऐसे में बस ऐसा दिखाना चाहता था कि वो इस बीस्ट को बस सह पा रहा है जैसे तैसे करके। अगर वो अपने आप को ज़्यादा ही टैलेंटेड दिखा देता तो यहाँ पे लोगों को शक हो जाता उसके ऊपर, लेकिन स्टिल इसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई हाईलाइटिंग या फिर सबसे ज़्यादा ऐसे दिखने वाली जो फाइट होती है ना सब लोगों में से, वो बस लू फेंग और इस बीस्ट की देखने के लिए मिल सकती थी। यहाँ पे लू फेंग और उस बीस्ट ने पूरे के पूरे जो मैदान था उसको कवर कर लिया था। वही वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो भी लू फेंग और उस बीस्ट की लड़ाई को ही देखते हुए एंजॉय कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी घंटी बजाता है और घंटी बजाते ही वो कहता है कि तुम सब लोग अभी रुक सकते हो, अभी यहाँ पे 992 वॉरियर्स बच चुके
चुके थे। यहाँ पे कुल मिला के पहले 3000 से भी ज़्यादा वॉरियर्स थे, जिसके अंदर से 992 शायद से सिलेक्ट हो चुके थे। जिसके बाद वो जो बीस्ट होता है, ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस, वो लू फेंग की तरफ देखता है और उस बीस्ट की तरफ देखता है और फिर कहता है कि तुम दोनों स्पेशल पाइथन आर्मी के अंदर सिलेक्ट होगे और बाकी तुम सब लोग सिलेक्ट हो चुके हो, तुम अगले राउंड के अंदर चले जाओ। जब सब लोग यहाँ पे सब लोगों को पता चलता है कि वो सब लोग बचे हुए लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और खुशी का माहौल हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि फाइनली हम लोग सर्वाइव कर गए, हम लोगों ने ईस्ट आर्मी के अंदर ये जो टेस्ट है ये पास कर लिया। इसके अंदर से काफ़ी सारे लोग थे जो कि वू ही थे और काफ़ी सारे लोग थे जो नॉर्थन टाइम से बिलोंग करते थे। गाइस जो वू ही था वो उस बीस्ट का नाम था जो कि लू फेंग के साथ स्पेशल आर्मी के अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हुआ था। कुछ ही टाइम के अंदर गाइस एक दूसरा दरवाज़ा खुल जाता और जो लोग भी यहाँ पे पास हुए थे उसको उन दरवाजे से होते हुए सेकंड राउंड की तरफ आगे बढ़ना था। गाइस इनमें से काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने अपने लोगों को खोया था, लेकिन इन लोगों को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि गाइस जो वर्ल्ड ऑफ जिन था इसके अंदर नॉर्मली लोग ऐसे मरते रहते थे, और जब लोग ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर मरते थे तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे कि इन लोगों को कोई भगवान की जन्नत वन्नत या फिर ऐसे कुछ नसीब होगा। और इन सब चीज़ों को वो लोग ऐसे समझते कि यहाँ पे जो भी पर्सन मर रहा है वो वापस से पैदा होने के लिए ही मर रहा है, जैसे कि वो यहाँ पे मरेगा और फिर दूसरे साइड से वापस से उसका रीबर्थ होगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा माना जाता था, मतलब एक तरीके से जैसे कि आर्मी और बाकी सब जगहों के ऊपर ऐसे कहा जाता है कि शहीद हुआ है कोई भी पर्सन, और उस चीज़ को एक प्राउड के मोमेंट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरीके से गाइस ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है इसके अंदर भी ये जो चीज़ें थी इन सब चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म के अंदर नहीं लिया जाता था। इवन तो काफ़ी सारे लोग अपने लोगों को होते थे, लेकिन स्टिल वो लोग इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते थे। कुछ टाइम के बाद इनमें से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो दरवाजे की दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं अपने सेकंड राउंड के लिए। तभी वो जो ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस था वो वुई और लू फेंग की तरफ देखता, और वो लू फेंग उन दोनों की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि तुम दोनों मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें पाइथन रिवर आर्मी के अंदर लेके जाऊंगा। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है। तभी लू फेंग पीछे देखता है तो उसके पीछे नॉर्थन विंड खड़ा था। नॉर्थन विंड भी गाइस काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन था, लेकिन वो लू फेंग जितना टैलेंटेड नहीं था और ना ही वो वुई जितना पावरफुल था। तभी लू फेंग नॉर्थन विंड की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं होप करता हूँ कि आगे जाके तुम काफ़ी अच्छा करोगे। गाइस नॉर्थन विंड को आप एक एलाइट वॉरियर पकड़ सकते हो, लेकिन उसे एक जीनियस नहीं पकड़ सकते। मे भी हो सकता था कि वो सेकंड राउंड के अंदर जाने के बाद किसी और स्पेशल ग्रुप के अंदर शामिल हो जाए, लेकिन ये जो पाइथन रिवर आर्मी थी इसके अंदर के जो सिलेक्शन प्रोसेस थे वो थोड़े से हार्श थे, और वो उसके अंदर बस फर्स्ट राउंड के जितने भी लोग क्वालिफाइड हुआ करते थे उन्हीं लोगों को लिया जाया करता था। तो मे बी ये जो नॉर्थन विंड है ये दूसरे स्पेशल आर्मी के अंदर भर्ती हो सकता है, लेकिन वो पाइथन रिवर ट्राइब के अंदर भर्ती नहीं हो पाएगा। कुछ टाइम के अंदर गाइस ये सब लोग जाने लग जाते हैं, वही लू फेंग और वो ही उस बंदे का पीछे करने लग जाता है। ये लोग एक रूम के अंदर जाते हैं, जैसे ये तीनों के तीनों एक रूम के अंदर पाँव रखते हैं, वो जो आसपास का स्पेस होता है वो पूरे तरीके से सील हो जाता है। तभी जो लू फेंग होता है वो वुई की तरफ देखता है, वही लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा नाम वुई है और मैं नॉर्थन ट्रू ओशन से हूँ। तभी लू फेंग कहता है कि हाँ मेरा नाम लू फेंग है। तभी वही कहता है कि मेरे जो फादर है वो मास्टर है नॉर्थन ट्रू ओशन के। लू फेंग कहता है कि मेरा नाम मिल्की वे है और जो आसपास की जितनी भी जगह है वो सारी मेरा घर है। मतलब जब वो लू फेंग से उसका एड्रेस पूछता है तो लू फेंग बस इतना ही कह देता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया ही उसका घर है। तभी वो जो बीस्ट होता है वो समझ जाता है और हंसने लग जाता है। उस बीस्ट को पता था कि जनरली ह्यूमंस या फिर यहाँ पे जितने भी पावरफुल बींग्स होते थे उनके बीच में और बीच के बीच में फाइट होती रहती थी। तो जो लोग काफ़ी सारे लोग होते थे जो भी छोटे मोटे ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो और इस फाइट के अंदर उनके जो ट्राइब्स होती थी वो पूरी तरीके से उजड़ जाती थी। तो उनके अंदर काफ़ी सारे लोग हो जाते थे जो कि ऑर्फन बन जाते थे, मतलब बिना माँ बाप के या फिर बिना किसी चीज़ के, या फिर कुछ लोग होते थे जो कि अकेले बच जाते थे। तो वो लोग आसपास के बचे हुए वर्ल्ड के अंदर अकेले ही सर्वाइव करते थे, अकेले ही घूमते थे। और उसे लगता है लू फेंग भी शायद से उन्हीं में से एक होगा। वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम काफ़ी पावरफुल हो। वही लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ तुम भी ठीक ठाक हो पावरफुल करके। तभी वो बंदा भी हंसने लग जाता है। मतलब देख रहे होगा इस लू फेंग कॉम्प्लीमेंट भी देने के लिए इतना ज़्यादा भाव खा रहा है, भर के एटीट्यूड भरा हुआ है अपने लू फेंग के अंदर। लेकिन गाइस कहते हैं ना घमंड भी उन्हीं लोगों में होता है जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कुछ उखाड़ा होता है, और लू फेंग ने काफ़ी सारे लाइफ एंड डेथ मोमेंट्स देखे हैं। उसने लगभग 8 बिलियन ईयर्स के लिए अपनी ट्रेनिंग की है। सो आज जो भी है उसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो इतना घमंड तो वो डिजर्व ही करता है। इसी के साथ वो जो वुई होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें वहाँ पे जाते ही जल्दी से जल्दी पाइथन रिवर ट्राइब के अंदर जॉइंट फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा।
तभी लू फेंग थोड़ा सा शॉक होता है, उसे समझ नहीं आता जॉइंट फोर्सेस क्या होती है। वो कहता है अगर हम लोगों ने जॉइंट फोर्सेस के अंदर ज्वाइन नहीं किया तो बाकी के जो लोग होंगे वो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत अत्याचार कर सकते हैं। एक तरीके से गाइस ऐसे समझ लो जैसे कि आप नया स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे जाके आप जितनी जल्दी अपनी पहचान बना लोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे रैगिंग वगैरह होने के भी थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो जो सीनियर्स होते हैं जो थोड़े बहुत पावरफुल होते हैं वो मे बी आपके लिए थोड़े बहुत बुली टाइप के हो सकते हैं। और इसी टाइप की चीज़ें जो हुई है वो लू फेंग को समझाना चाहता था। गाइस ये जो जितने भी लोग हैं पाइथन रिवर आर्मी के, ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लोग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन अगर इन्हें एक ऐसे पर्सन से कंपेयर किया जाए जो कि डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मतलब वो लू फेंग के कंपैरिजन के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लू फेंग सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए ये जो पाइथन रिवर आर्मी के लोग हैं ये मेरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते अनटिल और अनलेस इन लोगों के पास ओटोमन टाइप का टू ट्रेजर हो जो कि उनके पावर को बूस्ट कर सके। गाइस जाते जाते जो वुई है वो आसपास की चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा करके लू फेंग को इंट्रोड्यूस कराते जा रहा था। अभी आप ऐसे सोच रहे होंगे कि वुई को इतनी सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है, तो गाइस वुई के जो चचा थे वो विधायक थे। सो यही सबसे बड़ा रीज़न था कि वुई को काफ़ी कुछ पता था इस अंदर के प्रोसेस के बारे में और अंदर की काफ़ी सारी छोटी मोटी डिटेल्स के बारे में भी पता था। इसी के बाद वो जो पर्सन जो कि इन दोनों को यहाँ पे लेके आया था वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। इनको रुकाने के बाद वो जो ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस होता है वो कहीं पे चले जाता है। ये दोनों इस वक्त एक रूम के अंदर खड़े रहते हैं जहाँ पे और भी काफ़ी सारे वॉरियर्स देखने के लिए मिल सकते थे। इन सारे वॉरियर्स की तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये दुकान से कोई चीज़ खरीद रहे हो। तभी जो वही होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सब लोग अपने मिलिट्री पॉइंट के थ्रू यहाँ से ट्रेजर एक्सचेंज कर रहे हैं। वही लू फेंग को हर एक चीज़ अच्छी तरीके से बताता है। वो कहता है कि यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की मदद से यहाँ पे जो ट्रेजर्स है वो एक्सचेंज कर सकते हो। कहीं ये सेम वैसी सिस्टम है जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर होता था, जैसे कि वहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन पॉइंट से काफ़ी सारे ट्रेजर्स को एक्सचेंज किया करते थे। वैसे इसी तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो कि इन लोगों को इशू होते हैं इनके थ्रू ये लोग काफ़ी सारे आर्म्स या फिर ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस यहाँ पे ऑटोमन टाइप के ट्रू ट्रेजर्स भी है। जब इन सारी चीज़ों को लू फेंग सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वही इनको बताता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हो और तुम्हारे पास अच्छे खासे पॉइंट्स हो तो इवन तुम यहाँ से बॉडीगार्ड्स भी असाइन कर सकते हो, मतलब ट्रू गॉड्स जो कि तुम्हारे बॉडीगार्ड्स होंगे। ट्रू या फिर ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस वाले लोगों को भी तुम अपना बॉडीगार्ड बना सकते हो। जब लू फेंग इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इवन ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस को तुम यहाँ पे बॉडीगार्ड्स के तौर पे खरीद सकते हो। ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बात थी। लेकिन इसी के बाद इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद लू फेंग जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो सोचता है क्या मतलब रह गया, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ये सारे के सारे बॉडीगार्ड्स अपने आप इनहेरिटेड हो जाएंगे, तो इन लोगों का रहने का क्या ही मतलब बन जाता है। और लू फेंग को यहाँ पे एक चीज़ और पता चल गई थी, जो ऑटोमन टाइप के ट्रू ट्रेजर्स है ये हर किसी के पास नहीं होते। ये बस जो पावरफुल गिने चुने लोग होते हैं उन्हीं के पास ऑटोमन टाइप के ट्रू ट्रेजर्स हुआ करते हैं। तभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तो अचानक से वो बंदा वापस से आ जाता है जो कि इन दोनों को यहाँ पे आ गया है। तभी वही लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि हमारे से आ गए। तभी लू फेंग सामने तरफ देखता है तो वो जो ग्रेट वर्ल्ड ऑफ वाइट स्पेस वाला बंदा था, ट्रू वर्ल्ड ऑफ वाइट स्पेस, वो लू फेंग और वही की तरफ देखता है और कहता है कि तुम दोनों लॉ मास्टर्स हो और तुम दोनों के लिए मेरे पास कोई गिफ्ट है। इसी के साथ वो उन दोनों को ट्रू गॉड लेवल के आर्मर्स दे देता है। ये जो ट्रू गॉड लेवल के आर्मर्स थे ये सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स थे। और इसी के बाद जब लू फेंग इन चीज़ों को देखता है तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए ऑर्डिनरी सी थी। इसी के बाद वो बंदा इन लोगों को कहता है कि ये जो आर्मर है ये तुम्हारी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के अंदर मदद करेगा और मे बी ये हो सकता है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी को थोड़ा सा लंबा कर दे, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि तुम इस आर्मर को हमेशा अपने साथ रखोगे। इसी के बाद वो दोनों के दोनों आर्मर देने के बाद वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पाइथन रिवर आर्मी दिखाता हूँ। इसी के बाद लू फेंग उस आर्मर को पकड़ते हुए और वही वो दोनों के दोनों उस आर्मर को पकड़ते हुए उन दोनों के पीछा करने लग जाते हैं। तभी वो जो बंदा होता है वो वही और लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम जल्दी से इस आर्मर को पहन लो, इसको लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इसके अंदर अपना सोल इम्प्रिंट डालो और इसको अपना ओनर रिकॉग्नाइज करा लो। वही कुछ ही टाइम के अंदर अपनी सोल इम्प्रिंट इसके अंदर डाल देता है। जैसे ही वही अपनी सोल इम्प्रिंट इसके अंदर डालता है वैसे ये जो आर्मर होता है ये उसकी पूरी बॉडी से रैप हो जाता है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये जो हुई है ये एक बीस्ट है और अचानक से जैसे ही ये आर्मर उसके बॉडी के ऊपर आता है ये पूरी की पूरी ये जो आर्मर होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी को कवर अप कर लेता है, उसके सर से लेके उसकी टेल तक उसे पूरी तरीके से कवर कर लेता है। वही जब लू फेंग इस आर्मर को पहनता है तो लू फेंग के सर के ऊपर भी एक हेलमेट सा कुछ आ जाता है। वो ही लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पास इससे ज़्यादा बेटर आर्मर है, पता नहीं ये सड़ा सा रस्टी वाला जंगी आर्मर मुझे क्यों पहनना पड़ रहा है। लू फेंग जोर जोर से हंसने लग जाता है क्योंकि इवन थॉट लू फेंग के पास भी इससे ज़्यादा काफ़ी अच्छे खासे और बेटर ट्रेजर्स थे, लेकिन लू फेंग फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं लेके आया था।
और ये जो आर्मर था ये होना और ना होना लू फेंग के लिए एक जैसा था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये जो आर्मर है ये एक बेसिक सा आर्मर है गाइस। यहाँ पे जो सुप्रीम ट्रूथर्स है उन्हें भी 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, वीक, लो और ऑर्डिनरी। लू फेंग के पास जो क्रेजी डिमन एक्सट्रीमेशन आर्मर था वो शायद से इस आर्मर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता, क्योंकि लू फेंग को उसकी आदत थी। लेकिन क्योंकि अभी उसको यही आर्मर पहना था तो वो अपने क्रेजी डिमन एक्सट्रीमेशन आर्मर को कुछ टाइम के लिए अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख देता है। कुछ ही टाइम के बाद वो जो बंदा होता है वो लू फेंग और इन लोगों को एक जगह पे लाके छोड़ देता है। वूई और लू फेंग उस जगह पे लगभग 3 दिन का टाइम गुजारता है। जो लूई और लू फेंग था इन दोनों ने अपने सर के ऊपर हेलमेट पहन के रखे थे और एक आर्मर पहन के रखा था, जिसके अंदर ये लोग थोड़े से अजीब से जरूर लग रहे थे, लेकिन चल ठीक है गाइस। यहाँ पे आए हुए लू फेंग को लगभग 3 दिन हो चुके थे और 3 दिन के अंदर जो लू फेंग और वूई था उन्होंने आर्मी कैंप और बाकी सारी जगहों पे घूम लिया था। वो इस वक्त एक वास्ट लेक की तरफ घूम रहे थे। तभी जब वो लोग उस वास्ट लेक की तरफ देखते जो कि लगभग ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर के डायमीटर के अंदर फैला हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे, लेकिन वो आसपास के नज़ारे का आनंद उठा रहे थे। तभी वो लोग देखते कुछ लोग, कुछ ग्रुप ऑफ लोग उन लोगों की तरफ आते हैं और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखो ये नए रिक्रूट्स हैं, ये पाइथन रिवर आर्मी के अंदर नए रिक्रूट्स हैं। उन लोगों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन कर लो, वरना तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी के साथ वो लोग